नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग लाइव क्लासेज, जिसके अंतर्गत आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के, उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जिसमें हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं जीके जीएस से, उसको हम लोग आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लगभग 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जो कि हम लोग शिफ्ट 2 के एग्जाम शुरू होने के पहले तक इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए और आप भी जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का, जो कि इसका एग्जाम हुआ था 28/3/2016 को। शिफ्ट 1 का यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी नंबर ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, सी ऑप्शन दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है राज्यपाल। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को इसमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 74 जो होता है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसका प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। यह जो होता है वह अनुच्छेद 75 के अनुसार होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो वह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। या कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में आपको राष्ट्रपति के बारे में याद रखना है थोड़ा सा चीज, कि राष्ट्रपति देश का जो होता है वह संवैधानिक प्रधान होता है। क्यों संवैधानिक प्रधान होता है, क्योंकि जितने भी कानून हमारे बनते हैं संविधान के अंतर्गत, उस पे हस्ताक्षर जो होता है वह कानून तभी कानून बन पाता है जब उस पे हस्ताक्षर जो होता है वह राष्ट्रपति का हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो होता है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और देश का प्रथम नागरिक भी जो है वह राष्ट्रपति को ही माना जाता है। उसी तरह से राज्यपाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यपाल जो होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है। जैसे देश की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कोणार्क मंदिर जो है वह शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है। कोणार्क का मंदिर जो है किसने निर्माण किया था, यानी कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसमें से पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका राजा कुलोशुंगा ने किया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नरसिंह देव प्रथम ने किया था, सी ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु गोपा ने किया था, और डी ऑप्शन दिया है महिपाल ने किया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, कि जिस देखने से क्या पता चलता है कि आपके अनुसार क्या आंसर इसका हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। तो नरसिंह देव प्रथम जो है वह 13वीं शताब्दी में आपका कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है। कभी कभी ये भी पूछा हुआ है कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कोणार्क मंदिर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ पर, तो पुरी में स्थित है। पुरी में जो है वह कोणार्क मंदिर स्थित है, पुरी उड़ीसा में। इस तरह से कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है बी नंबर ऑप्शन सही है, नरसिंह देव प्रथम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है
बीबी का मकबरा, दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है ताजमहल, सी ऑप्शन दिया हुआ है चार मीनार और डी ऑप्शन दिया हुआ है इत्मादुद्दौला। तो आप बताइए ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद-उल-औला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार मीनार। विकल्प नंबर सी आंसर इसका सही है, चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, जबकि बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद-उल-औला जो है वह तीनों जो ऑप्शन है वह मृत व्यक्ति का स्मारक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका फैक्ट्स क्या है। चार मीनार का निर्माण जो है, यह भी पूछ सकता है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो चार मीनार का निर्माण आप लोग याद रखिए, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण किया था। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि चार मीनार जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, यानी कि हैदराबाद के तेलंगाना में जो है वह चार मीनार स्थित है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। उसके बाद में ताजमहल के बारे में जान लेते हैं कि ताजमहल जो है कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल हम लोग सभी जानते हैं कि वह आगरा में स्थित है। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण जो है वह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में अब उसके कब्र के ऊपर इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। और ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, तो ताजमहल का निर्माण जो है 1632 से लेकर 1654 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसका निर्माण जो है वह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसी के कब्र के ऊपर इसका निर्माण करवाया था। इसे हम लोग को याद रखना है। इसके साथ साथ ताजमहल से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसके निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन है, यानी कि इसका जो भवन का निर्माण जो है वह किसके स्थापत्य कला से हुआ था। तो उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थापत्य कला जो कि आपका ताजमहल का बनाया गया था वह किसके द्वारा बनाया गया था, मुख्य सलाहकार कौन था, उसका मुख्य कलाकार कौन था। तो उसका मुख्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद में याद देख लेते हैं इत्माद-उद-दौला के बारे में। इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है वह नूरजहां बेगम ने बनवाया था। 1627 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था इत्माद-उद-दौला का। इसे हम लोग को याद रखना है। मुगल कालीन इतिहास के अंतर्गत इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा जो है वह पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हुआ है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित कौन सा मकबरा है। तो वह मकबरा है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इसी मकबरा के नीचे जो है, इसी मकबरा में पितरा दुर्ग नामक जड़ाऊ काम किया गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मकबरा में पितरा दुर्गा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा इत्माद-उद-दौला। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कभी भी दूसरा क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। उसके बाद में बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा जो है वह औरंगजेब ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1679 ईस्वी में बनाया था। और ये भी पूछ सकता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बीबी का मकबरा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। इससे 3 क्वेश्चन बना कि बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1679 ईस्वी में बनाया था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी आंसर हम लोग देख कर पाए। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, यानी कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इसका आंसर आप लोगों को देना है। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सम्राट अशोक जो हैं वो किसके उत्तराधिकारी थे। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन दिया हुआ है बिंदुसार, सी ऑप्शन दिया है सुसीम, डी ऑप्शन दिया है दशरथ। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सम्राट अशोक जो है वह किसके उत्तराधिकारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक जो है वे उत्तराधिकारी हैं। आपको बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार जो है वह सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी हैं। बिंदुसार के उत्तराधिकारी जो हैं वह सम्राट अशोक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, उसके बाद वो राजा बना और बिंदुसार के बाद में जो है वह सम्राट अशोक मगध के राजा
बने। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि सम्राट अशोक जो है वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का, जैसे कि मैंने बताया कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य था और उसी का उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वह 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जब मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा रिवीजन क्लास हिस्ट्री का, तो उस समय मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसी का प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उसी के मदद से उसने धनानंद को हराकर मगध राज्य की स्थापना की और पूरे भारतवर्ष को इसने विजित कर लिया, यानी कि जीत लिया। चंद्रगुप्त के दरबार में जो है एक मेगास्थनीज नाम का लेखक रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। सेल्यूकस निकेटर जो था वह एक विदेशी आक्रमणकारी था, जिसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसी का जो था वह दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है वह इंडिका है। ये भी पूछ सकता है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम जो है वह इंडिका है। इंडिका किसकी रचना है, तो यह पूछ सकता है कि मेगास्थनीज का रचना है। और ये भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश चूंकि सम्राट अशोक से संबंधित है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वह बृहदर्थ है। अमित्रघात के नाम से ही बिंदुसार को भी जाना जाता है। बिंदुसार को जो है अमित्रघात भी बोला जाता है। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी जो थे वे बिंदुसार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पहला ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोडस, सी ऑप्शन है एकिनोडर्म्स और डी ऑप्शन है एनेलिडस। तो आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोडस, सी ऑप्शन है एकिनोडर्म्स और डी ऑप्शन है एनेलिडस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है वह प्रोटोजोआ, यानी कि विकल्प नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि एक भी केंद्रक पाया जा सकता है और एक से अधिक केंद्रक भी पाया जा सकता है। प्रोटोजोआ एंट जो होता है वह प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। उसके बाद में एनेलिडस जो दिया हुआ है विकल्प नंबर डी ऑप्शन, तो एनेलिडस जो है, एनेलिडस का जो शरीर जो होता है वह लंबा होता है, पतला होता है और अनेक खंडों में बटा हुआ होता है एनेलिडस। उसके बाद में है आपका, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एनेलिडस का जो प्रचलन जो होता है वह मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। उसके बाद में होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें लाल रुधिर होता है। इसका रुधिर जो होता है लाल होता है और तंत्रिका तंत्र जो होता है वह साधारण होता है। तो एनेलिडस का उदाहरण क्या है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आरआरबी एनटीपीसी में कि एनेलिडस का उदाहरण क्या है। तो एनेलिडस का उदाहरण जो होता है वह केचुआ या जोक होता है। केचुआ और जोक होता है वह एनेलिडस का उदाहरण होता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। और एक ऑप्शन दिया हुआ है एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स जो होता है, इस संघ के सभी जंतु जो होता है समुद्री होते हैं, यानी कि समुद्र में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उस सब जो होता है एकिनोडर्म्स होता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है वह प्रोटोजोआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर आप ऑप्शन में दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इयान फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार, ये हो सकता है क्या? बी ऑप्शन दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्टीफन हॉकिंग और डी ऑप्शन दिया हुआ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आप बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? विकल्प ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा? आप पूरा नाम लिखिए जिससे आप लोग को याद भी रहेगा। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है
वह किया था, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। इसका आविष्कार किया था पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यानी कि पेंसिलिन का आविष्कार जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन जो है एक प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक जो है वह पेंसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। यानी कि ये भी याद रखिए, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक। यह जो होता है वह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। इसे भी याद रखिए क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज जो है वह कब किया गया था। तो पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपको माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। पूछ सकता है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? तो 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था, यानी कि माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल के द्वारा ही टेलीफोन का आविष्कार जो है 1876 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज जो है वह 1683 ईस्वी में ल्यूविन हॉक के द्वारा किया गया था। ये भी याद रख सकते हैं। और विषाणु की खोज भी कभी कभी पूछा जाता है कि विषाणु की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। तो विषाणु की खोज जो है 1892 ईस्वी में इवान विस्की के द्वारा किया गया था। इवान विस्की जो है वह रूस के वनस्पति शास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया पेनिसिलिन की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। पहला विकल्प दिया हुआ है 1949 ईस्वी में, दूसरा नंबर विकल्प दिया हुआ है 1951 ईस्वी में, तीसरा विकल्प दिया हुआ है 1952 ईस्वी में और चौथा विकल्प दिया है 1953 ईस्वी में। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ए बी सी डी किसी में से कोई एक आंसर होगा। 1949, 1951, 1952 और 1953। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है वह 1951 ईस्वी में किया गया था। इस संशोधन द्वारा जो है पहला जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची होते थे, उसके बाद में 9वीं अनुसूची जो है भारत के पहले संशोधन के द्वारा ही किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इस संशोधन में क्या किया हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था इस संशोधन के द्वारा, जो कि पहली बार हुआ था 1951 ईस्वी में। और इस भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान को जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। मतलब संविधान लागू होने के पहले जितने भी संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें से संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ये क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप याद रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, चूंकि यहाँ पे संशोधन से संबंधित है, कहाँ से लिया गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी विभाग का संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि संविधान में जब संशोधन करना हो तो किस अनुच्छेद में यह वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 368 में वर्णित है कि संविधान के किसी भी संशोधन को, संसद को यह अधिकार है कि संविधान के किसी विभाग को वह संशोधन कर सकता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। इसका क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है वह 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
8 नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है भारत के किस भाग से हुआ है, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ है। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो इसका आंसर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में से कौन सा होगा, ए बी सी डी कोई एक ऑप्शन होगा। आप देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आंध्र प्रदेश। यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आगे आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। उसके बाद में कुचिपुड़ी से संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट को जानते हैं कि कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो होता है वह कुचिपुड़ी होता है। उसके बाद में अब ये भी पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी से संबंधित कुछ नृत्यांगनाएं का नाम है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रसिद्ध कलाकार है, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वह कुचिपुड़ी से संबंधित है। उसी तरह से लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी और स्वप्न सुंदरी, ये दोनों जो भी है वह कुचिपुड़ी से ही संबंधित है, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य को करती है। उसके बाद में महाराष्ट्र के नृत्य के बारे में, लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे लावड़ी, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है पूछा जा सकता है, तो लावड़ी जो है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसी तरह से तमाशा पूछा जा सकता है कि तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमाशा जो है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसी तरह से पूछा जा सकता है मौनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो मौनी जो है वह लोक नृत्य है आपका महाराष्ट्र का। उसके बाद में दिया हुआ है तमिलनाडु से, तमिलनाडु के भी कुछ लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम जो होता है वह शास्त्रीय लोक नृत्य होता है, कहाँ से, तमिलनाडु का। यानी कि पूछ दे कि भरतनाट्यम जो है वह कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो वह तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकार का नाम हम लोग जान लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम को भी वह माने नृत्य करती है, तो इस तरह से यामिनी कृष्णमूर्ति भी है वह भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। उसी तरह से मृगालिनी साराभाई जो है वह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। वैजयंती माला जो है, जो कि एक प्रसिद्ध आपका नृत्यांगना भी थी और साथ साथ में कलाकार भी थी, वो जो है वह भरतनाट्यम से संबंधित है। उसी के बाद में उड़ीसा में आपका संयुक्त पाणिग्राही का संबंध जो है वह उड़ीसा लोक नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा में जो है ओडिसी लोक नृत्य होता है। ओडिसी जो है वह उड़ीसा का लोक नृत्य है। उसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो है संयुक्त पाणिग्राही है, यानी कि संयुक्त पाणिग्राही जो है वह ओडिसी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी नंबर ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है भागीरथी और डी ऑप्शन है दामोदर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से कौन जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी, दामोदर। कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि दामोदर। बंगाल का शोक जो होता है वह दामोदर को कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल जो है वह दामोदर को कहा जाता है, यानी कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। और देख लेते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ से है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटनागपुर के पठार से होता है, यानी कि झारखंड के लातेहार जिला में इसका उद्गम स्थल है दामोदर नदी का, जो कि छोटनागपुर के पठार से हुआ है। उसके बाद में दामोदर नदी पे कुछ बांध का निर्माण भी हुआ है, जिसके अंतर्गत बर्मो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध जो होता है दामोदर नदी पे बना हुआ बांध का नाम है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा बांध है, तो बर्मो बांध है, अय्यर बांध है और तेनू घाट बांध है, जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है।
उसके बाद में है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह दामोदर घाटी परियोजना ही है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन सी है, तो वह दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत जो है वह 1948 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में हुगली के बारे में जान लेते हैं कि हुगली का उद्गम स्थल जो है वह गंगा नदी ही है। हुगली का उद्गम स्थल जो है कौन सा है, तो गंगा नदी है। उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में मानसरोवर झील है। इस नदी को तिब्बत में साम्पू और असम में दिहांग नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र से संबंधित, जो कि पूछा जा सकता है कि उसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वह तिब्बत में मानसरोवर झील है और इस नदी को तिब्बत में साम्पू के नाम से जाना जाता है और असम में जो है वह दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे। और एक और फैक्ट याद रखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी जो है वह द्वीप मांजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जो है वह यमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना कहा जाता है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। और भी याद रखेंगे कि गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा, इन तीनों का जो है सम्मिलित नाम है, नदियों का सम्मिलित नाम है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है वह दामोदर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, किसे माना जाता है आविष्कारक। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है यानी कि ए नंबर विकल्प है गैलीलियो गैलीली, बी ऑप्शन है कॉपरनिकस, सी ऑप्शन है आइजक न्यूटन और डी ऑप्शन है जे केपलर। तो आप अपना आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ए बी सी डी में से कौन सा होगा? गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, आइजक न्यूटन और जे केपलर। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, गैलीलियो गैलीली ने किया था थर्मोस्कोप का आविष्कार। कब किया था? तो 1593 ईस्वी में थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। कोपरनिकस ने किया था, सौरमंडल का खोज किया था कोपरनिकस ने। कब किया था? तो 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। उसके बाद में है केपलर द्वारा ग्रहों की गति की नियम की खोज जो है वह 1609 ईस्वी में की गई थी। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम की खोज की थी। कब की थी? तो 1609 ईस्वी में की थी। उसके बाद में न्यूटन जो है, न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। इस तरह से हम लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आप आंसर बताइए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था अपने कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है बुलबुल, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है चेतक, सी ऑप्शन है हयग्रीव और डी ऑप्शन है आपका बादल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आप आंसर बताइए, बुलबुल, चेतक, हयग्रीव और बादल में से कौन सा आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वह चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के शासक थे, उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में जो है वह महाराणा प्रताप की हार हुई थी और उनके घोड़े का नाम जो है चेतक था। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है वह चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप विकल्प में दीजिए, ऑप्शन में दीजिए, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन है टेनिस, बी ऑप्शन है स्विमिंग यानी कि तैराकी, सी ऑप्शन है व्यायाम यानी कि एथलेटिक्स, डी ऑप्शन है भार उठाना यानी कि वेट लिफ्टिंग। आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। ए बी सी डी टेनिस,
तैराकी, व्यायाम, भार उठाना। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि भार उठाना, यानी कि वेट लिफ्टिंग करती है कर्णम मल्लेश्वरी। डी नंबर इसका सही है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलन जिसको भी बोला जाता है, भार उठाना, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इन्हें कांस्य पदक मिला था जब वह जीती थी। तो उसके बाद में भारोत्तोलन से और भी कुछ खिलाड़ी संबंधित है जिसे याद रखा जा सकता है या याद रखना चाहिए। संजीता चानू, संजीता चानू भी जो है वह भारोत्तोलन से संबंधित है। सुखेन डे, सुखेन डे जो है वो भी भारोत्तोलन से संबंधित है। सतीश शिवलिंगम, सतीश शिवलिंगम भी भारोत्तोलन से संबंधित है। और मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का भी संबंध भारोत्तोलन से है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था भारत में? तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है 1919, बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1923 और डी ऑप्शन है 1916। कौन सा आंसर होगा? रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? ए बी सी डी, 1919, 1921, 1923 और 1916। क्या आंसर इसका सही होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। रॉलेट एक्ट को जो है वह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रॉलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था आपको 1919 ईस्वी में। 19 मार्च 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर आप विकल्प में दीजिए। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है लूना 2, बी ऑप्शन है लूना 10, सी ऑप्शन है अपोलो 10 और डी ऑप्शन है अपोलो 11। तो आप इसका आंसर विकल्प आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा लूना 10। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है वह लूना 10 है। लूना 3 के बारे में जानते हैं। लूना 3 जो है यह पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे। लूना 3 ने यह किया था। और लूना 9 जो है, लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और अपोलो 11 जो है, अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का जो खगोल यात्री था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। उसके बाद में मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। स्पुतनिक 2 जो है वह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते जिसका नाम लाइका है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जीवित कुत्ते जो कि लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। किसके द्वारा उपग्रह था? स्पुतनिक 2। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा लूना 10। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो लूना 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो आप ऑप्शन इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? ए नंबर विकल्प है माइक टाइसन, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली, सी ऑप्शन है इवांडर होलीफील्ड और डी ऑप्शन है जो लुइस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? रियल डील के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड, यानी कि इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में है माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के उपनाम से जाना जाता है।
उसके बाद में यान थोरपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। और उसके बाद में पेले एक खिलाड़ी हैं जिनको ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। और एक खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस के उपनाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नाम उपनाम जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ था द रियल डील जो है इवांडर होलीफील्ड को कहा जाता है। और भी याद रखेंगे, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। यान थोरपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। और आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इसका आंसर आप विकल्प ऑप्शन में दीजिए, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिए। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसका आंसर क्या होगा? कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है वह इंग्लैंड को ही माना जाता है, यानी कि इंग्लैंड में ही क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि पहला टेस्ट मैच जो है वह कब खेला गया? तो 1877 ईस्वी में खेला गया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ पे खेला गया? तो मेलबोर्न में खेला गया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में ही खेला गया था। और क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय जो है वह दुबई में स्थित है। यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। भारत में क्रिकेट की देखरेख जो है बीसीसीआई के द्वारा की जाती है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली जो हैं। चाइना मैन, स्लिप पॉइंट और पॉपिंग क्रीज शब्द क्रिकेट से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना मैन जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। स्लिप पॉइंट जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है? तो यह भी क्रिकेट से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है गोबी, बी ऑप्शन है चोलिस्तान, सी ऑप्शन है सुक्कुर और डी ऑप्शन है मीरपुर। आप इसका आंसर दीजिए। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान इसको कहा जाता है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। आप लोग जान जाइए कि थार रेगिस्तान जो होता है उसका कुल क्षेत्रफल जो है वह 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का विस्तार जो है क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में और पाकिस्तान में थार का विस्तार हुआ है। लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है बहते बहते जाती है तो रेगिस्तान में यह लुप्त हो जाती है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में आता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में जो है वह कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को जो है वह चोलिस्तान कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला जो ऑप्शन है नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन है पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन है औषध विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि आप लिखिए ऑप्शन में क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान का क्या कहलाता है?
ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। नृविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान जो होता है आर्कियोलॉजी या पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। सेरीकल्चर जो होता है इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में है आपका हाइप्नोलॉजी यानी कि नींद का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिप्नोलॉजी कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहते हैं और विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? इसका आंसर दिया हुआ है आपका, यानी कि ए विकल्प है प्रोपेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन और ब्यूटेन, ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा लिखिए। किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स गैस कहा जाता है विकल्प नंबर सी, यानी कि मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस कहा जाता है। आप लोग याद रखिए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है वह मीथेन होता है, जो कि 80% मीथेन पाया जाता है प्राकृतिक गैस में। सिगरेट लाइटर में जो होता है वह ब्यूटेन का प्रयोग होता है। आप सिगरेट लाइटर जब भी जलाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सा क्या प्रयोग होता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। यानी कि एलपीजी गैस जो देखते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या जो है वह 6 है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होता है। रेडॉन जो होता है वह गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। फूलों को रंग उड़ाने वाली गैस जो है वह क्लोरीन है। उसके बाद में है आपका फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किया जाता है। यानी कि सिग्नल देने के लिए समुद्री यात्रा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां नंबर। ब्रिक्स दिया हुआ है। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी से हो जाएगा आपका ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील। यानी कि ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स का पूर्ण रूप है, बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रसिया यानी कि रूस, आई से हो जाएगा इंडिया और सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इस तरह से आपका 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, जिसके अंतर्गत ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ब्रिक्स की स्थापना जो है वर्ष 2009 में की गई थी। उस समय मात्र 4 ही देश शामिल किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका को 14 अप्रैल 2011 ईस्वी में ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल किया गया था। इस तरह से ब्रिक्स में जो है वह आपको 5 सदस्य शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए साइप्रस की राजधानी कौन सी है। ए है निकोसिया, बी ऑप्शन है पोलिस, सी ऑप्शन है लमाका, डी ऑप्शन है आरादीपो। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा साइप्रस की राजधानी जो है वह विकल्प नंबर ए हो जाएगा निकोसिया। निकोसिया जो है वह साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की मुद्रा जो है क्या होता है? तो साइप्रस की मुद्रा जो है पाउंड होता है। ब्रुनेई की राजधानी जो है या क्या हो जाएगी? ब्रुनेई की राजधानी जो होगी वह बंदर सेरी तथा ब्रुनेई की जो मुद्रा होगी वह डॉलर हो जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी क्या होगी? तो किर्गिस्तान की राजधानी जो है वह बिश्केक हो जाती है तथा किर्गिस्तान की मुद्रा जो होता है वह सोम होता है।
पोलैंड की राजधानी क्या होगी? पोलैंड की राजधानी जो है वारसा होती है और पोलैंड की मुद्रा जो होती है वह जलोती होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी टेढ़े मेढ़े जो है उसे हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी और इसका मुद्रा डॉलर है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और इसका मुद्रा जो है सोम है। पोलैंड की राजधानी वारसा है और इसका मुद्रा जो है जलोती है। इस तरह से हम लोग देख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था साइप्रस की राजधानी क्या है, तो साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है और साइप्रस की जो मुद्रा होती है वह पाउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पृथ्वी का आकार कैसा है। ए ऑप्शन है पूर्ण गोलार्ध है, बी ऑप्शन है अधिकांश चपटा है, सी ऑप्शन है पूर्ण गोल है और डी ऑप्शन है चपटा गोल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लिखिए पृथ्वी का आकार कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का आकार जो है वह चपटा गोल है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोल नारंगी के समान होता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर जो है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा होता है, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी को ही शुक्र की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है वह शुक्र है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला की माने किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वह 12,742 किलोमीटर ये पूछा जा सकता है और ध्रुवीय व्यास जो है वह 12,714 किलोमीटर होता है, यह पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वह 12,742 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है वह 12,714 किलोमीटर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा आसफ अली को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। विकल्प नंबर ए है असहयोग आंदोलन के लिए, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, सी ऑप्शन है स्वराज आंदोलन के लिए और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। क्या आंसर सही होगा आप बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा? अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराया था, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को नागपुर में सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन है कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी? आप इसका विकल्प आप इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि मृणाली साराभाई जो है वह कौन थी, किससे संबंधित है, उनका हाल ही में निधन हो गया था। यानी कि यह क्वेश्चन जो है उस समय जब पूछा गया था उस समय उनका निधन हो गया था। हालांकि कभी भी पूछा जा सकता है कि मृणाली साराभाई जो है वह किससे संबंधित है, तो आप इसको बताइए कि मृणाली साराभाई यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ए बी सी डी में से कौन सा होगा। पहला विकल्प ए है फिल्म अभिनेत्री थी मृणाली साराभाई, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक थी, सी ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्यांगना थी और डी ऑप्शन है पार्श्व गायिका यानी कि प्लेबैक सिंगर थी। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, मृणालिनी साराभाई जो है शास्त्रीय नृत्यांगना थी। मृणाली साराभाई का संबंध शास्त्रीय लोक नृत्य से है, वे एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी।
इनका संबंध जो है भरतनाट्यम एवं कथकली नृत्य से है, यानी कि मृणाली साराभाई जो है वह कथकली को जानती थी और भरतनाट्यम से संबंधित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। पहला विकल्प नंबर ए है 1492 ईस्वी में, विकल्प नंबर बी है 1498 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी है 1948 ईस्वी में और विकल्प नंबर डी है 1857 ईस्वी में। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1492, 1498, 1948 और 1857 कौन सा सही होगा? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। विकल्प नंबर बी सही होगा। वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, यानी कि पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वह कोचीन में खोली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, यानी कि सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। 1, 2, 3, 4 मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। मंगल ग्रह के जो चंद्रमा है 2 चंद्रमा यानी कि 2 उपग्रह हैं और उन 2 उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग जो है लाल यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी जो है वह मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या जो है बृहस्पति की है जो कि 79 है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है वह 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2014 में किस लोकसभा का चुनाव हुआ था? आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 2014 में किस लोकसभा का चुनाव हुआ था। 16वां पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है 19वां, तीसरा विकल्प है यानी कि सी विकल्प है 14वां और डी विकल्प है 23वां। कौन सा आंसर होगा? 2014 में किस लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव रिकॉर्ड 9 चरणों में हुआ था। 16वीं लोकसभा में ही नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव विकल्प का प्रयोग पहली बार मतदाता को उपलब्ध कराया गया था। इस चुनाव में यानी कि 16वीं लोकसभा के चुनाव में कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 16वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 336 सीटें अपनी झोली में डाल ली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाई थी। 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपने बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह कौन सा था? तो वह हो जाएगा 17वां हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला ऑप्शन है अमृतसर, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है मलेशिया। क्या आंसर सही होगा आप बताइए। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। क्या सही होगा? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है वह श्रीलंका में पाया जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। मर्डेका पैलेस जो है वह जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। पोटाला नहासा जो है वह तिब्बत में स्थित है। ओपेरा हाउस जो है वह सिडनी में स्थित है। स्वीट ड्रैगन पैगोडा रंगून जो कि आपका रंगून म्यांमार में स्थित है।
कॉलोसियम जो है वह रोम इटली में स्थित है। झुकी हुई मीनार जो है पिसा इटली में स्थित है। पेंटागन जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जान लिए, कौन कहाँ पर स्थित है। आपको याद रखना है दाम्बुला जो है वह श्रीलंका में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है और गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मर्डेका पैलेस जो है वह इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। पोटाला नहासा जो है वह तिब्बत में स्थित है। पोटाला जो है वह तिब्बत के नहासा में स्थित है। ओपेरा हाउस जो है सिडनी में स्थित है। श्वेत ड्रैगन जो है वह श्वेत ड्रैगन पैगोडा जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो म्यांमार के रंगून में स्थित है। कॉलोसियम जो है वह इटली के रोम में स्थित है। झुकी हुई मीनार जो है इटली के पीसा में स्थित है। और पेंटागन जो है वह वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। ए नंबर विकल्प है महाराष्ट्र, बी है विकल्प उत्तर प्रदेश, सी विकल्प है उत्तराखंड, डी विकल्प है मध्य प्रदेश। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर सही होगा ए बी सी डी में से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, यानी कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, यानी कि डू एंड डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए ऑप्शन है वीर सावरकर ने दिया था करो या मरो का नारा। दूसरा ऑप्शन यानी कि बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने दिया था। और डी ऑप्शन है सुब्रमण्य भारती ने दिया था। तो कौन सा आंसर सही होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा जो है वह महात्मा गांधी ने दिया था, यानी कि विकल्प नंबर सी सही होगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया था। उसी तरह से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो और हे राम का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है आपका जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके अलावा वंदे मातरम का नारा जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा जो है इकबाल ने दिया था। इस तरह से हम लोग ये सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है। विकल्प नंबर ए है आंखों को ढकना, बी है विकल्प नंबर मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, सी नंबर विकल्प है आंखों की फोकस दूरी को बदलना और डी ऑप्शन है चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आँख की फोकस दूरी को बदलना। ये हमारा जो होता है लेंस का काम होता है। आँख की फोकस दूरी को बदलना हमारी आंखों में लेंस का काम होता है। लेंस जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया जिसे बोलते हैं, उसके लिए उसके दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
32 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विकल्प नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प नंबर बी है अंटार्कटिका, विकल्प नंबर सी है अफ्रीका और विकल्प नंबर सी है दक्षिण अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वह एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में और कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में की थी। इस महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जो है 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है और दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस तरह से हम लोगों ने ये सारे फैक्ट्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैकर से क्या तात्पर्य होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हैकर क्या होता है, हैकर से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है वह व्यक्ति जो सड़क किनारे फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। विकल्प नंबर बी ऑप्शन है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके कंप्यूटर का उपयोग करता है। सी नंबर विकल्प है वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है और डी ऑप्शन है वह व्यक्ति जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हैकर से क्या तात्पर्य है, हैकर्स क्या करता है। ए बी सी डी में से क्या होगा आंसर? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसे ही हम लोग हैकर कहते हैं। यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा बी, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है उसे हैकर कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है और कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। बग को हम लोग डीबग से दूर करते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वह नई दिल्ली में खोली गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आप आंसर इसका लिखिए कमेंट बॉक्स में। ए नंबर विकल्प हो जाएगा 28 मार्च, बी विकल्प है 24 मार्च, सी विकल्प है 24 मई और डी विकल्प है 28 मई। कौन सा आंसर सही होगा? विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है यानी कि विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में से कौन सा होगा? 28 मार्च, 24 मई और 28 मई। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि टीबी डे कब मनाया जाता है यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 मार्च, यानी कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से हम लोग याद रखेंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में है आपका विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वह मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि विश्व क्षय रोग दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां और यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा 35वां। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कौन सा इसका आंसर होगा। ए बी सी डी, ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन, सी है हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। आपको आंसर बताना है किसी तत्व का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन की तुलना की जाती है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु के भार की तुलना की जाती है। प्रथम सबसे हल्की गैस जो है वह हाइड्रोजन यानी कि H2 ही होती है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वह 35 क्वेश्चन को देख लिया जो कि प्रैक्टिस सेट 1 था। इसी तरह से हम लोग आने वाले समय में सभी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, उस सब को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आपको कैसा लगा आज का सेशन? आप अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति इस सेशन को अटेंड किए हैं उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आप लोग ऐसा कीजिए कि दोबारा भी इसको देखिए, दोबारा देखकर जितने भी फैक्ट्स मैंने चर्चा किए हैं उसे आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। या इसे कम से कम 1, 2 बार, 3 बार देख भी लीजिए। देखने से क्या होगा कि आपको मेमोराइज हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी, बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे कि नेक्स्ट आने वाले क्लासेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी अच्छी अच्छी बातें लिखिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।